डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जी इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके लिए आज सुपर प्रैक्टिस सेट का चौथा सीरीज़ लाई हूँ। इससे पहले 3 सीरीज़ मैं आपको दे चुकी हूँ। मैंने इससे पहले कि अपने क्वेश्चन शुरू करूँ, आपके लिए कल एक प्रश्न छोड़ा था वीडियो के अंत में कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर था कर्नाटक। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है कमेंट में। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। मैं अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर रही हूँ, आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करें और फिर कमेंट करके हमें स्कोर भी बताएं। आज का प्रश्न आज के अंतिम में वीडियो के समाप्त होने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है। शक विजेता किसे जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है। तो इतना तो क्लियर है कि ये सारे गुप्त शासक हैं। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कुमारगुप्त जिसने बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना की, चंद्रगुप्त प्रथम जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शक विजेता के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। जो नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय था उसके विनाश का कारण कौन था? इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अकबर, बलबन। कौन था इसके विनाश का कारण? तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश और बलबन दोनों गुलाम वंश के शासक हैं। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय इस समय विध्वंस में नहीं है। अकबर ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस नहीं किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, विनाश जो किया था, वो बिहार आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और उसका नाम था बख्तियार खिलजी ने। हालांकि बख्तियार खिलजी ने बाद में कहा था कि मैंने उसे दुर्ग समझकर आक्रमण किया था। उसे इस बात का पछतावा भी था कि उसने एक शिक्षा के केंद्र को विध्वंस किया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? BR अम्बेडकर, के मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, KT शाह। किसने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो कि संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, वो एक ऐसे चेक हैं जिसको अपनी सुविधा अनुसार कैश किया जा सकता है। तो ये कहने वाले कथन किसका था आपको बताना है। BR अम्बेडकर, B के मुंशी, C राजेंद्र प्रसाद और D KT शाह। तो सही आंसर हो जाएगा KT शाह। KT शाह का ये वक्तव्य था, कथन था। अगला प्रश्न है, भारत में के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निर्देशालय कहाँ स्थित है। भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निर्देशालय कहाँ स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन है दिल्ली, B गुरुग्राम, C फरीदाबाद, D मुंबई। तो कहाँ स्थित है? तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये दिल्ली में स्थित है। प्रथम लोकसभा जो गठित हुई थी 1952 में, तो प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, MA अयंगर, हुकुम सिंह, GS ढिल्लो। यहाँ पे 4 नाम हैं। आपको बताना है कि प्रथम बार लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा GV
मावलंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था और यही हमारे लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष बने थे 1952 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 61। यहाँ देखिए 4 अनुच्छेद दिया हुआ है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व उसे ये सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 अनुच्छेद जो आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 352 और 56, ये दोनों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी इमरजेंसी आपातकाल की शक्ति प्रदान करता है। तो महाभियोग लगाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अनुच्छेद 61 का। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। देखिए, राज्यसभा में 12 ऐसे पद होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। इसमें सिनेमा, मनोरंजन, खेल, विज्ञान, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को रखा जाता है। तो जो फर्स्ट थी वो कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, बैजंती माला, देविका रानी। सही आंसर आपको बताना है। देखिए, आप समय ले लीजिए। वर्तमान में राज्यसभा में रेखा हैं सिनेमा जगत से। तो सबसे पहले सिनेमा जगत से राज्यसभा जाने वाली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जो कि सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की माँ हैं। आज वैसे भी संगीत जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि 92 साल की उम्र में आज यानी कि 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वो लता मंगेशकर जी जिनके गाने भारत ही नहीं विदेशों में भी उतने ही चाव से सुने जाते हैं जितने चाव से हम भारत में सुनते हैं, जिनकी आवाज़ डिप्रेशन से आपको बाहर निकालने का काम करती है। कितने भी परेशान हो आप, अगर उनके गानों को सुन लें तो आपको अपने आप अंदर से शांति का एहसास होता है। तो आज उनका निधन हो गया है। तिथि याद रखिएगा, 6 फरवरी 2022, 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है आज का, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? असम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी मिज़ोरम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। आप ऑप्शन देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से भी लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिज़ोरम से लगती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नागालैंड है उससे बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। प्रश्न यही था कि नहीं लगती है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था असम जो लगती है, मेघालय वो भी लगता है, मिज़ोरम भी लगता है, और इनके अतिरिक्त बांग्लादेश की सेना जो सीमा है वो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से भी लगी हुई है। प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम बताना है। ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक की पहाड़ी है और ये नदी जो है
ये कुल जो भी नदी है ये 1289 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है और तय करने के बाद ये अरब सागर में जाकर गिरता है और इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील खारे पानी का सबसे बड़ा भारत में झील है। आपको बताना यह कहाँ स्थित है। ए कर्नाटक, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट और डी में है उत्तरी सरकार तट। तो मैं आपको बता दूं कि चिल्का झील जो है ये उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है। महानदी का जो मुहाना है उस पर स्थित है। ये खारे पानी का झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। तो ये जो जगह है जहाँ से ये निकलता है ये बहुत ही पतला क्षेत्र है। इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो गया डी, चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में है। रेंगूर किसका नाम है? रेंगूर, यहाँ पे ऑप्शन से स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई मिट्टी है, क्योंकि ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लेटेराइट मिट्टी। रेंगूर किसका नाम है? तो रेंगूर के नाम से जाना जाता है जिस मिट्टी को, वो मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी, ऑप्शन ए इंदिरा सागर, बी सरदार सरोवर, सी गांधी सागर, डी भाखड़ा नांगल। कौन सा है जो चंबल नदी पर है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर। गांधी सागर बांध जो है यही चंबल नदी पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है KG-D6, ये एक भंडार है, खाद्यान्न है। हाल ही में चर्चा में रहा भारी मात्रा में भंडार है। यहाँ किस चीज़ के भंडार है भारी मात्रा में? ए कोयला, बी कच्चा तेल, सी गैस और डी यूरेनियम। तो यहाँ भारी मात्रा में किसके भंडार हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, हाल में ही KG-D6 नाम का एक खाद्यान्न खोजा गया है और इसमें जो सबसे बड़ी मात्रा में भंडारण है ये खोजा गया है। लगभग रिलायंस इंडस्ट्री का ये प्लांट है। इस रिलायंस इंडस्ट्री 2002 में स्थापित की है और ये गैस का है। किस चीज़ का है? गैस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि? बलुआ पत्थर जो है एक परतदार चट्टान है क्योंकि ए ऑप्शन है आपके पास मरुस्थल में ये बनता है, बी गर्मी से बनता है, सी पानी के नीचे बनता है और डी पहाड़ी के ऊपर बनता है। तो ये कहाँ बनता है? तो बलुआ पत्थर इसलिए परतदार चट्टान है क्योंकि इसका निर्माण मरुस्थल में होता है। मरुस्थल में अधिक टेम्परेचर के कारण इसका निर्माण जो होता है इसमें कण की मात्रा बढ़ जाती है और इस तरह के चट्टान को कॉन्ग्लोमेरेट सिल्ट, चीका मिट्टी, लोएस मिट्टी आदि की प्रधानता होती है। तो हम इसे ए श्रेणी में रखेंगे, यानी कि ये मरुस्थल में बनता है इसलिए बलुआ पत्थर होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी में है तमिलनाडु। पोंगल जो कि नए फसल के कटने पर मनाया जाता है। इसमें कई प्रकार के आयोजन होते हैं। नए चावल की खीर बनती है, रथ का नाव का दौड़ होता है। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में।
कहाँ होता है ये सेलिब्रेट? तमिलनाडु में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा आधा प्रश्न हो गया, 30 में से हम 15 पर पहुंच गए हैं। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात हैं? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात है? ए मणिपुरी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी और डी उड़ीसी। तो बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मणिपुरी। बिंबावती देवी को मणिपुरी नृत्य के लिए जाना जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में भी आता है और इसे प्राचीन जनजातीय नृत्य भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। भारत छोड़ो दिवस कब मनाया जाता है? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 8 अगस्त। आपके पास 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं कि भारत छोड़ो दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से हुई थी। मुंबई उस समय, अभी मुंबई, और उस समय ग्वालियर टैंक मैदान, अभी हम उसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो ये शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी, इसलिए भारत छोड़ो दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न है, द एयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है जिसका नाम है द एयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old, और इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ए रोशनी सचदेव, बी बिरिशा जैन, सी कनिका शर्मा, डी सुमिता कपूर। यहाँ पे 4 नाम है आपके पास। रोशनी सचदेव हैं, बिरशा जैन हैं, कनिका शर्मा हैं, सुमिता कपूर हैं। आपको बताना है कि ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बिरिशा जैन। इसके लेखक कौन है? बिरिशा जैन है। अगले प्रश्न पे चलिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम है, लेकिन ये आयोजन 2021 में हुआ। कोरोना के कारण 2020 में ये आयोजन नहीं हो पाया था। इसमें भारत की रैंकिंग आपको बतानी है। फर्स्ट में दिया है 48, ए 48, बी 62, सी 47 एंड डी 52। आपको बताना है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो देखिए इसमें भारत की रैंकिंग ए 48 है। भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक लाया, और 7 पदक के साथ तालिका में भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 48। विश्व ईंधन दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? अगस्त का पहला शनिवार, 10 अगस्त, 9 अगस्त, अगस्त का पहला शनिवार वहाँ था, इसको अगस्त का अंतिम शनिवार भी देख सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बहरहाल संबंध अगस्त से ही है, इतना तो स्पष्ट है क्योंकि सारे ऑप्शन में अगस्त मौजूद हैं। तो विश्व ईंधन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आया हुआ है, हाउ द अर्थ गॉट्स इट ब्यूटी। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पुस्तक का नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये पुस्तक है। आपको इसके लेखक का नाम बताना है।
ए प्रियंका चोपड़ा, बी रश्मिका कौर, सी सुधा मूर्ति और डी दिनकर मवारी। 4 नाम आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप देखिए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। सही आंसर कौन हो जाएगा? सुधा मूर्ति, यही इस पुस्तक की लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जीव भर का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात क्या पूछ रहा है कि जीव भर का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है। वन में, ये भी एक तंत्र है, तालाब में, घासीय स्थल में या शुष्क स्थल में। कहाँ ये उलट जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तालाब में। तालाब में ही ये अपोजिट प्रक्रिया करता है, उल्टा हो जाता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है। ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ए में बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी नई दिल्ली। तो पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है ये नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। सही उत्तर सी। चलिए आगे चलते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जो होता है, सूर्य की किरणें जो आती हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है। ए कार्बन चक्र में, यानी कार्बन का बैलेंस को बनाने में, बी हाइड्रोजन चक्र, सी जल चक्र, डी नाइट्रोजन चक्र। यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है, सौर विकिरण, इसी की भूमिका पूछ रहा है। भूमिका कहाँ है? तो ए कार्बन चक्र, बी हाइड्रोजन चक्र, सी जल चक्र और डी नाइट्रोजन चक्र। तो देखिए जो सौर विकिरण है ये सबसे ज़्यादा काम करता है जल को चक्रण करने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल चक्र। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलिए। मैं इस पूरे सेट्स का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप में से जो भी छात्र चाहें वो टेलीग्राम पर जाकर इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है सेम किरण सिविल सर्विसेज। आप इस नाम से टेलीग्राम पर आकर भी हमारे चैनल को देख सकते हैं और वहाँ से प्रश्नों के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न था, अभी 24वां प्रश्न है, कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती। हीलियम है, ऑर्गन है, रेडॉन है, नियोन है। आपके पास 4 गैस है, आपको बताना है इनमें से कौन है जो वायु में उपस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन एक नोबेल गैस है, लेकिन ये वायु में उपस्थित नहीं होती है, ये गैस वायु में नहीं है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। ए तना, बी शाखा, सी पर्ण और डी जड़। यानी फूल बनाने के लिए उद्दीपन का ग्रहण कहाँ होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर हो जाएगा पर्ण। जो पुष्प के लिए उद्दीपन का काम करता है वो पर्ण ही करता है और यहीं से पुष्प बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। धान का खेत जिसे हम लोग दलदली मिट्टी के तौर पे देखते हैं। ए इथेन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन और डी उपयुक्त में से सभी। तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो सही आंसर हो जाएगा मीथेन। धान की खेत से में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत भी माना जाता है।
अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन, लुवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसने की? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु की खोज करने वाले लुवेनहॉक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ए ग्लूकोज, बी सेलुलोज, डी फ्रक्टोज और डी सुक्रोज। तो कार्बनिक पदार्थ होते हुए सबसे अधिक मात्रा जिसकी पाई जाती है वो है सेल्यूलोज। सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक है प्रकृति में। बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है यानी हर साल चेंज होता है वो क्या कहलाता है? अभिजनक बीज, प्रमाणिक बीज, आधारित बीज, संकर बीज। तो जो प्रति वर्ष बदला जाता है उस बीज को हम संकर बीज कहते हैं और वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। आज के सेट का अंतिम प्रश्न, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी? ए IR8, बी जया, सी पद्मा और डी रत्ना। ध्यान रखिएगा, बीजों के नाम ज़्यादातर महिलाओं के नाम पे होते हैं। इसके पीछे कारण है उनका आकर्षण बनाए रखना। तो प्रथम जो बौनी धान की किस्म थी वो कौन सी थी? तो वो जया थी। कौन थी? जया। तो भारत में विकसित प्रथम धान की वो फसल जो बौनी किस्म की थी वो कौन सी थी? जया। तो ये हमारा आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने हमारे साथ बनाया है तो स्कोर ज़रूर शेयर करें। और चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आपने 30 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया। प्लीज़ स्कोर जो भी आपका हुआ है वो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। मुझे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस तरफ जा रही है। आज का हमारा प्रश्न है कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए स्थापित संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। प्रकृति संरक्षण जो होती है, प्राकृतिक संरक्षण से जो संबंधित संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है? प्राकृतिक सांस्कृतिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर कमेंट में दें। और आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो में लगातार रोज़ आपकी परफॉर्मेंस मुझे जो पता चलती है इससे मुझे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो कमेंट करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।